हाय क्लास 8 के बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतीक ईशान बायो क्लासेस से आज मैं आपके पिछले वीडियो जो अधूरा रह गया था उसका पार्ट 2 लेकर मैं आया हूं, जिसको इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर हमारा था कोशिका। कोशिका को बेसिकली हम लोगों ने समझ लिया था, कोशिका है क्या, उसकी परिभाषा समझ ली, उसका आकार प्रकार कितना होता है, एक छोटे बच्चे में कोशिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है, एक वयस्क में कितनी हो सकती है, और प्रतिदिन कितने कोशिकाएं हमारे शरीर से लगभग डेड होती है और फिर कितना बनता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझ ली है। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, जिसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया था कोशिकाएं इतनी छोटी होती है जिनको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक छोटे से क्या, एक अंडे की बात करें, तो अंडा भी क्या है, एक उसे कोशिका में ही रखा जाता है। यानी आज से अगर हम लोग बात करें कि किन्हीं बच्चों ने या किन्हीं लोगों ने कोशिकाओं को देखा है, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, नग्न आंखों से देखा है, हाँ, तो कौन सी है, अंडे को हम लोग बोल सकते हैं ये एक कोशिका है, उसको कोशिका के गिनती में रखते हैं। तो उसके हम लोग उबले हुए अंडे को अगर देखते हैं तो उसके व्हाइट वाले भाग जो प्रोटीन यानी एल्बुमिन का बना होता है, और बीच का भाग जो येलो इस कलर का होगा, ये यॉल्क कहते हैं, जो बेसिकली फैट होता है। ये एकल कोशिका यानी यूनिसेलुलर होगा। अगर हम लोग बात करें हाथी जैसे जानवर की, तो वो बहुकोशिकीय है और बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनके शरीर में। और हम लोग बात करें अगर चींटी की, मनुष्य की, सबका आकार अलग अलग है, तो सब में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग भी होगी। तो अब आते हैं, कोशिका पौधे में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। कोशिका का आकार प्रकार विशेष कार्य के हिसाब से होता है। मनुष्य के ही शरीर में कई तरह की कोशिकाएं हैं, उसका आकार अलग अलग मिलेगा अलग अलग जगह पर। क्यों? क्योंकि उसका आकार इसलिए अलग है क्योंकि उसका फंक्शन अलग होगा। ठीक है, फंक्शन अलग होगा और शरीर में अलग अलग जगह उस तरह से कार्य करने के लिए उनकी बनावट होती है। तो सारे शरीर में एक जैसी कोशिकाएं नहीं होगी, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। अब हम लोग कुछ कोशिकाओं को देखते हैं तो वो गोल होगा, कुछ चपटी होगी, कोई लंबी होगी, कोई नलिकाकार होगी, कोई बेलनाकार, कोई घनाकार, कोई शाखित हो सकती है। जैसे हम लोग न्यूरॉन, पहले भी हम लोगों ने देखा होगा पिछली कक्षाओं में, तो न्यूरॉन शाखित दिखाई देगी। अच्छा, पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती हैं, पर दोनों छोर क्या होगी, थोड़ी सी नुकीली होती है। अच्छा, पत्ती में जो रंध्र होगा, तो अच्छा, तंत्रिका कोशिका फिर क्या होगी, दोनों छोर वो शाखित होगी, ब्रांचेस की तरह, इस तरह से निकला रहेगा। हम लोग बाद में स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसमें कौन सा भाग क्या कहलाता है। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा नाम बता दूं, जो आगे आने वाले चैप्टर में आपको आसान होगा। तंत्रिका कोशिका में कुछ स्ट्रक्चर होती है, जैसे डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सोन, न्यूक्लियस, एक्सोन हो गया, फिर माइलिन शीथ होगा, नोड ऑफ रेनवियर होगा, स्वान सेल होगा, एक्सोन बटन होगा। इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, जिसका एग्जाम में हम लोग को क्लास 6 से 8 9 10 11 12 मेडिकल इवन वहां तक हम लोगों को ये सब पढ़ना है। तो कोशिकाओं का लेना देना पूरे हमारे साथ हमारे प्रोफेशन तक है। अच्छा, पत्तियों में जो रंध्र होगी वो सीम के आकार का होता है, जिसको रंध्र कहते हैं। उसको हम लोग किडनी के भी शेप का बोल सकते हैं, और उसे हम लोग बेसिकली स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा हो गया। अच्छा, इसकी बात हम लोग बात करें, कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती ही नहीं है। जैसे श्वेत रक्त कणिका या कोशिका, उसका आकार एक जैसा नहीं होगा, आवश्यकता अनुसार उसकी आकृति बदलती रहती है। बात करें अमीबा की, तो अमीबा में भी वही गुण है, अमीबा का कोई एक आकार प्रकार निश्चित नहीं होता है। कार्य के हिसाब से, भोजन ग्रहण करने के हिसाब से उसके उत्पाद की आकृति बदलती रहती है। वो भोजन को पकड़ता है, फिर वैक्यूल के रूप में अंदर लाता है, भोजन डाइजेस्ट हो गया, फिर उसको निकाल देता है। उसमें फिर फूड वैक्यूल के अलावा उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, रिक्तिका जिसे कहते हैं, वो मौजूद होता है। उसका बहुत बड़ा रोल है। अब पानी के अंदर है, पानी अब तो एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो एक समय ऐसा होगा फूल के फट जाना चाहिए, तो रिक्तिकाओं में पानी जमा होता है, और जितनी आवश्यकता हो गई उसके बाद वो रिक्तिका साइड में आएगा और वहां का दीवार थोड़ा फटेगा, सारा पानी फिर बाहर, फिर लेना होगा। इस तरह से वो चलता रहता, नहीं तो कोशिका कब की फट के मर जाती है। भोजन ग्रहण करने के लिए, चलने के लिए और वैक्यूल बनाने के लिए ये हमारा उत्पाद काम करता है।
अच्छा, ये और पादप कोशिकाओं में अगर हम लोग देखें, अगर उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो दिखेगा ईंट 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 के तरह, और एक के ऊपर एक एक ईंट रखा हुआ, पूरा एक दीवार की तरह नजर आएगा, और सब में कोशिकाएं नजर आएंगी, और लगभग उसका शेप समझ में आता है कि हाँ, और चारों तरफ से ठोस रूप में रहेगी। तो अच्छा, एक चीज और है, हम लोग पढ़े होंगे एक चीज और है, जो जंतु कोशिका से पादप कोशिका अलग होती है। एक तो रिक्तिका के चलते, रिक्तिका बड़ी बड़े आकार में रिक्तिका होगी पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में होती है बट बहुत छोटे छोटे, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल, उसको नहीं के बराबर भी गिनती करते हैं, कि हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं होती है। लेकिन अभी के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, और किताब में अगर रिक्तिकाएं छोटी सी दिख रही है तो अभी जानना है कि रिक्तिकाएं दोनों में होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पादप कोशिकाओं में भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। यही कारण है कि उसका ठोस रूप होता है। तो पादप कोशिका में भित्ति क्यों होती है? क्योंकि वो खुले में रहेगा, धूप धूल हर तरह का समस्याओं से लड़ने के लिए प्रकृति ने उसके ऊपर भित्ति बनाया है, सिल्वर, और जिसके चलते वो ठोस रूप में होता है। उसका बाहरी तापमान, हवा, मिट्टी का असर बहुत कम हो पाए। वही हम लोग के शरीर में भित्ति नहीं होगी, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए अपनी समझदारी से अपना घर बना सकते हैं। जिस समय आदिवासी लोगों को देखेंगे, अगर बहुत पक्के का मकान नहीं बना पाते तो वो गुफाओं में भी रह जाते हैं, कंदराओं में रहते हैं, वृक्ष की खोडर में रह जाते हैं। तो रहने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेते हैं। और ठंड से बचने के लिए हम लोग रजाई का इस्तेमाल करते हैं। खाल का इस्तेमाल बहुत पहले हुआ करता था। यानी हम लोग अपनी बुद्धि लगा के अपने शरीर को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पादप कोशिकाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं उनके लिए। तो इसलिए उनके शरीर में वो भित्ति उनके होती है, और जंतु कोशिकाओं में नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर सेल को देखें पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं के, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार मुंह को अच्छे से कुल्ला कर लें। मुंह के अंदर का भाग कुल्ला करने से साफ हो गया। अब क्या करते हैं, एक प्लास्टिक या लकड़ी की चम्मच जो बहुत धारदार ना हो, उसको लेके गाल के अंदर लेके उसको खरोचते हैं, गाल के अंदर वाली, बाहर है अंदर वाले भाग में। तो उससे कुछ संरचना, लसलसा सा पदार्थ नजर आएगा। उसको स्लाइड में रखकर एक बूंद पानी या एक ब्लू कलर का एक केमिकल आता है जिसको हम लोग मिथाइलिन ब्लू कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्लाइड में रख करके देखेंगे तो कलर हो जाने के कारण उनका स्ट्रक्चर आसानी से देखने को मिल सकता है। जो कि हम लोग आपके अपने किताब में 14.7 में एक फिगर दिखा, एक गोल संरचना जैसा होगा, बेसिकली गोल संरचना हम लोग देख सकते हैं वैसा दिखेगा। बीच में छोटी एक धब्बे जैसी संरचना होगी गोल, और उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड जैसा भरा होगा, और गोल संरचना के अंदर भी कुछ संरचनाएं होती है। तो ये, और उसको देखने के लिए और भी ज़्यादा हम लोग को उससे पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो हम लोग अब समझें कि वो संरचना है क्या क्या। कोशिका है, कोशिका के चारों ओर एक घिरी हुई झिल्ली होती है, उसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा जो लिक्विड देख रहे थे, बीच में केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर भी कोई द्रव भरा रहता है। केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और उस झिल्ली के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक द्रव्य के अंदर भी एक छोटा सा संरचना, स्पष्ट तो नहीं दिखता है पर हैवी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसे दिखाई पड़ेगा, जिसको केंद्रिका कहते हैं। और उसके अलावा भी धागेनुमा संरचना होती है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, वो केंद्रक की बात होगी। केंद्रक के बाहर भी बहुत सारी संरचनाएं होती है, जो अगर हम लोग उसको अल्ट्रा करके देखें, उसको मैग्नीफाई करके, तो हम लोग को पता चलेगा उसके अंदर कुछ संरचनाएं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, अंतःप्रद्रव्य जालिका, दो तरह का, एक खुरदरा एक चिकना, दो तरह का मिलेगा। और भी संरचनाएं होती हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी संरचना कोशिका में मिल जाएगी। और कोशिका झिल्ली क्या होती है, एक बहुत ही बुद्धिमान तरह की झिल्ली होगी। उसको पता है कि कोशिका से बाहर कुछ चीजों को किसको अंदर लाना है, या कोशिकाओं के अंदर के कुछ मटेरियल को बाहर भेजना है, तो उसका सिलेक्शन करती है, चुनाव करती है कोशिका झिल्ली। इसलिए इसे हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, उसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब उससे कुछ सेलेक्टिव चीज अंदर जाएगा, सेलेक्टिव चीज अंदर से बाहर आ सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, या इसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें जंतु कोशिका में, इसके अलावा हम लोग तो भित्ति भी जान रहे हैं, कोशिका भित्ति भी होती है जो कि एकदम प्रोटेक्शन का काम करता है। क्यों करता है तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, कोशिका द्रव्य भी बात कर लिए, वो भी क्या होती है, जेली के तरह का होगा द्रव, कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य, या जिसको साइटोप्लाज्म बोल दिए, वो जेली के आकार का होगा, थोड़ा गाढ़ा होता है। उसके अंदर की संरचनाओं का भी हम लोग अभी बात कर लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, रिक्तिका, लवक आदि मिलते हैं। लवक सिर्फ जंतु कोशिका में मिलेगा, सॉरी पादप कोशिका में मिलेगा, जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, हम लोग बाद में इसका और डिटेल पढ़ेंगे। तो लवक को पहले समझ लें, लवक भी और ज्यादा पढ़ना होगा आगे की चैप्टर में या आगे वाले क्लास में। लवक पौधों की पत्तियों में रंग, फूलों फलों में रंग, उसके जड़ में सारे जगह में लवक पाए जाते हैं। तो लवक मुख्यतः 3 तरह का होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरित लवक, और उसके बाद हम लोग क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये हम लोग पहले क्लोरोप्लास्ट बात कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट से पत्तियों का हरा रंग, और क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट से क्रोम मतलब कलर होता है, इसका मतलब पत्ती फल को कलर वो दे रहा है। ल्यूकोप्लास्ट ये रूट में मिलेगा, यानी जड़ों में पाए जाते। जड़ भी हम लोग बात पहले पढ़ चुके हैं, जड़ 2 तरह के होते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़, 2 तरह का, एक मेन जड़, उसके बाद और बहुत सारे जड़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद केंद्रक की भी बात कर लिए। केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी केंद्रक द्रव्य होता है, उसके अंदर केंद्रिका भी होगा जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और उसके अंदर नियंत्रण कोशिका, केंद्रक कोशिका में सारे कार्य को संचालन और नियंत्रण करने की क्षमता होती है। जैसे हमने पूरे शरीर को नियंत्रण करने के लिए हमारा ब्रेन होता है, वैसे वो केंद्रक होता है। चलिए, उसके बाद उसी में एक जीवाणुवांशिक गुणों का वाहक भी मौजूद होता है, जिससे केंद्रक का गहरा संबंध है, कोशिका विभाजन से भी है। उसमें कोशिका विभाजन में भी केंद्रक का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोशिका विभाजन में कोशिकाएं केंद्रक 2 भाग में नहीं बटेंगी तो कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा। और जीवों का गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसी जीव वाहक से जाता है जो केंद्रक में मौजूद होता है। अच्छा, अब बात करें कोशिकाएं। अब कोशिकीय जीव तो हम लोग समझ गए, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, लेकिन अब कोशिकाएं भी 2 तरह की होती है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में क्या होगा, उसमें केंद्रक मौजूद होगा, यूकैरियोट्स में नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग बात करें, यूकैरियोट भी समझ गए। यूकैरियोट में अगर हम लोग उदाहरण देखें, हरे शैवाल, प्रोकैरियोट का उदाहरण है नीला हरा शैवाल हो गया प्रोकैरियोट, और जैसे प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं, ये यूकैरियोट है, इसमें कोशिकाएं केंद्रक मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग कोशिकाओं में खाली जगह देखते हैं, उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल, ये सब हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। अच्छा, प्लास्टिड की भी बात कर ली हम लोगों ने, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 तरह के वो मिल जाएंगे। और पर्णहरित जो होता है, पत्तियों में जो हरा रंग होगा, वो क्लोरोप्लास्ट के चलते, और वहीं पर खाना बनता है पौधों का, और वहीं से बन के पूरे पौधों में जाएगा, फूल बनेगा, फल बनेगा, और हम लोग सब तरह से हम लोगों को फायदा पौधों के पत्तियों में बने हुए भोजन का मिलता है। और पौधों को भी मिल गया, वो भी वृद्धि कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये चीज फिगर नंबर 14.8 और 14.9 अगर कंपेयर करके दिखाया गया है, काफी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें बताया गया कोशिकाएं झिल्ली दोनों में होती हैं, भित्ति सिर्फ पादप में होती हैं, रिक्तिका दोनों में हो सकती हैं, केंद्रक दोनों में हो सकता है, कोशिका द्रव्य दोनों में होगा, हरित लवक सिर्फ पादप में होगा। और इस तरह से लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। तो बहुत जल्द हमारा दूसरा वीडियो आएगा, जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो हम लोगों को जानना जरूरी है, बिहार बोर्ड के बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, बिहार बोर्ड के सारे बच्चों को जानना जरूरी है, जंतुओं में प्रजनन। तो
तो इस चैप्टर को हम लोग आप फिर से पढ़ेंगे। वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी कुछ परेशानी होगी, जो मैं अभी मोबाइल नंबर बोलने जा रहा हूँ, आप उसमें आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर आप उससे उसका क्लियरेंस ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। बिहार के किसी भी जिला से आप बिलोंग करते हो, किसी भी विद्यालय से करते हो, मुफ्त ऑनलाइन क्लास हमारा है और चल रहा है। बच्चे काफ़ी फायदा ले रहे हैं और काफ़ी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कोई फी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई फी नहीं है। आप मुफ्त शिक्षा लें और अच्छा करें आप। तो ये ईशान बायो क्लासेस, मेरा मोबाइल नंबर 9570965351, इस पर आप कांटेक्ट करके आप उससे जुड़ सकते हैं, हाई कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से। तो तब तक के लिए बाय बाय।